नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की होती हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद श्री सौरभ बनर्जी जी। सौरभ बनर्जी जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि होता है, बातचीत की शुरुआत हम लोग हमेशा से जो पर्सनालिटी हमारे सामने होती है उसका जन्म और उसका जो यहाँ तक की यात्रा होती है उससे करते हैं। तो मैं पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका जन्म, शिक्षा दीक्षा और फिर यहाँ तक की जो यात्रा है, इसको आप कुछ सीमित शब्दों में अगर समेटें तो कैसे समेटेंगे? नमस्कार मुकेश जी। ये बहुत लंबा जर्नी रहा अभी तक। मेरा जन्म जो हुआ था, पश्चिम बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म जो हुआ था पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जैसे एक शहर है, इंडस्ट्रियल जगह है, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ। स्कूलिंग मेरा वहीं पे पूरा किया मैंने। वहाँ उसके बाद मैं कलकत्ता आया पढ़ने के लिए। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मेरा पढ़ाई जो है वो मेरा आर्किटेक्चर में था, स्थापत्य में। फिर वहाँ से मैं वहाँ से फिर पढ़ाई करने दिल्ली आया उसके आगे। और उसके बाद जब मैं आर्किटेक्चर में काम करना लगा, मेरा शुरुआत का प्रोजेक्ट था एक स्कूल बिल्डिंग को लेके। हम यूपी उत्तर प्रदेश में तब एक बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम चलता था, तो उसके तहत हम वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग का डिज़ाइन का काम कर रहे थे। और तभी हम थोड़ा, जब हम स्कूल में जाने लगे, हम गांव में जाते थे, स्कूल देखते थे, तब से मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मुझे काम और करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे देखने को मिला कि शिक्षा के दिशा में कई दिक्कतें हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं। सरकारें जूझ रही हैं, गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो काम कर रही है, और मुझे लगा कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। तो तब से मैं थोड़ा शिक्षा से जुड़ना शुरू किया। और उसके बाद मैं करीब 6 साल भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम किया। फिर के मैं यूएस गवर्नमेंट का USAID संस्था है, उनके साथ 6 साल काम किया। तो ये करीब दीर्घ 12 साल में शिक्षा से जुड़े हुए काम करते रहे। शिक्षा का जो 2 मेजर प्रोग्राम है, एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता था, भारत सरकार चलाती थी पहले। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान आया, तो इसका डिज़ाइनिंग में मैं काफ़ी काम किया हूँ। जब बन रहा था तब मैं मिनिस्ट्री में काम कर रहा था जी। तो इसके वो एक अपने आप एक अनुभव है। अब जब कई राज्यों से आप काम करते हैं, शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से अपना अनुभव भी बड़ा है जी। इसके बाद मैं 2012 में रूम टू रीड संस्था को ज्वाइन किया। रूम टू रीड आप जानते हैं कि शिक्षा को लेके, शुरुआती शिक्षा और बालिका शिक्षा को लेके काफ़ी जगह पे काम कर रही हैं। तो मेरा फिर पिछले 8 साल में यहीं पे गुजरा है। और मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों तक पहुँच पाएँ, उनको सही मायने में शिक्षित कर पाए। रूम टू रीड का एक टैग लाइन है कि वर्ल्ड चेंज स्टार्ट्स विद एजुकेटेड चिल्ड्रन जी। विश्व का जो बदलाव है सिर्फ शिक्षित बच्चों से ही हो सकता है। तो हमारा कोशिश हमेशा रहा है कि बच्चों को शिक्षित करें। बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चे अगर शिक्षित होंगे, पूरा एक पूरा जनरेशन उसका लाभ उठा पाते हैं। और विश्व में अगर बदलाव लाना है तो ये एक मात्र तरीका है जी। सौरभ जी, एक मज़ेदार प्रसंग और एक जो आपने सुनाया वो ये कि आज आपकी जो छवि है, जो इमेज हम देख रहे हैं और जिस रूप में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो बतौर शिक्षाविद है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ से आपने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम दूसरी शैक्षिक संस्थाओं से अभी तक का अनुभव भी शिक्षा जगत का ही रहा। पर शुरुआत आपने जैसे आपका कह रहे थे कि आर्किटेक्चर जी जगत से की। ये कैसे हुआ? ये क्या ऐसा टर्न कैसे हो जाता है जीवन में कि आपको आर्किटेक्चर उसमें जाना था और आप शिक्षा जगत में आ गए? इस पर आपकी टिप्पणी।
मेरे ख्याल से इसमें दो चीज़ें, एक देखिए कई चीज़ें आप जीवन में सोच के, कुछ चीज़ें सोच के होता है, कुछ चीज़ें कई लोग हैं जो शुरुआत से उनको बड़ा क्लियर होता है कि मुझे ये करना है और वो चीज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जीवन आपको आप जैसे अपना जीवन में आगे बढ़ते हैं आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे चेंज होता है। जो शुरुआत में जब मैंने आर्किटेक्चर करा था तो बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट उसी पे था, तभी मैंने पढ़ाई की उसमें। आर्किटेक्चर का एक चीज़ मुझे हमेशा जो अच्छा लगता था कि आर्किटेक्चर में एक साइंस और आर्ट्स, ये दोनों चीज़ का एक मेल बंधन है जी। क्योंकि आपको एक क्रिएटिव भी होना है, आपको एक साइंटिफिक बेसिस भी लगना है जी। तो और वो एक धारा ऐसा है जो आप देखेंगे आज का मेरा काम में भी वो चीज़ को मैं आगे ले जाने की कोशिश करता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शुरुआती शिक्षा की बात करते हैं, वहाँ पे भी हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि साइंस क्या बोल रहा है। शिक्षा, एक बच्चे जब सीखते हैं उसके पीछे साइंस क्या है, ब्रेन साइंस क्या कह रहा है, उसके साथ आप साथ में क्रिएटिविटी को मिलाइए, जहाँ पे एक कहानी का किताब कैसा हो सकता है, वो कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाता है। तो ये जो एक साइंस और आर्ट्स का जो एक मेल बंधन है वो मेरे ख्याल से जीवन में वो एक बैलेंस लाता है और उसको हमें आगे ले जाने का हमेशा कोशिश किया है। और आगे जैसे मैंने बोला कि जब मैं शिक्षा से जुड़ा जब मैं स्कूल डिज़ाइन करना शुरू किया, शिक्षा का ढांचा को मैंने देखा, वहाँ का प्रॉब्लम्स को मैं समझा, तो वो मेरे दिमाग में लगा कि इसमें मुझे और काम करना चाहिए। और जो कि आर्किटेक्चर का एक बेसिक ट्रेनिंग तो था ही, जैसे मैंने बोला कि एक साइंस और आर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसको मैं फिर अपना अभी शिक्षा की जगत में उसको लाने का कोशिश किया। क्या बात। और उसको हम फिर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ जी, अब थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूँ, और वो ये कि अब आज की तारीख में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जिस विषय में की चर्चा है वो है नई शिक्षा नीति। और जाहिर सी बात है, जब एक शिक्षाविद से बात करेंगे तो शिक्षा के ही विमर्शों पर ज़्यादा बात होगी। उस नई शिक्षा नीति के तमाम पक्षों पर हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, ख़ासकर उच्च शिक्षा पर लगातार बातचीत होती रही है, लेकिन जो एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन है उस पर अभी तक कम बातचीत होती रही है। और मैं अभी अखबारों में पढ़ रहा था और शिक्षा मंत्री जी भारत सरकार का भी एक बयान कल सुन रहा था, उसमें एक निपुण भारत की अभिकल्पना है जी। इसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताइए कि निपुण भारत की ये कैसी परिकल्पना है, क्या कुछ इसमें है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में। जी, जो शिक्षा नीति अभी भारत सरकार ने लाए हैं पिछले साल, आई थिंक ये एक मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन एक दस्तावेज है। आप अगर जानते हैं कि हमारा पुराना जो शिक्षा नीति था वो 1986 में बना था, तो ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुका था, कई चीज़ें बदलाव है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव है आया है इन सालों में। आप अगर देखेंगे टेक्नोलॉजी एक हमारा जीवन में एकदम ऐसा घुसा हुआ है कि सारे जो हमारा अपना, अगर आप हमारा अपना जब बढ़ रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, उसका ज़माना आप सोचे और अभी का ज़माना ज़मीन आसमान। तो ये जाहिर था कि इस संदर्भ को देखते हुए एक नया शिक्षा नीति का बहुत सख्त ज़रूरत था। और ये मेरे ख्याल से बहुत टाइमली है कि ये नया शिक्षा नीति अभी आया है। उसमें जो चीज़ें कही गई है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें एक जो मुद्दा को बार बार कहा गया है कि जो शिक्षा नीति कहते हैं कि हमारा लर्निंग में क्राइसिस आया हुआ है, शुरुआती शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में क्राइसिस चल रहा है। और ये शिक्षा नीति आने से कुछ साल पहले से ही काफ़ी शोधों से, काफ़ी सर्वेज से ये पता चल रहा था कि हमारे देश में बच्चों को जिस स्तर में पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, वो पढ़ नहीं पा रहे जी। कई शोध आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5वीं का बच्चे जो पढ़ना चाहिए, 5वीं के बच्चे को दूसरी का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और एक तरफ हम देश के हिसाब से भारत चाहते हैं कि हम 21वां सदी के लिए तैयार हो, हम मतलब सबसे आगे बढ़े। तो जब तक आपको शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा फाउंडेशन होता है,
शिक्षा जब तक नहीं होगा आप आगे का किसी भी स्किल को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये शिक्षा नीति इसको दोहराया है, इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी, एकदम फाउंडेशन पे मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये दोनों पे बहुत जोर दिया है। और निपुण भारत जो है ये एक स्कीम भारत सरकार ने अभी लाए हैं जो खास तौर से ये फाउंडेशनल जो स्टेज है इस पे जोर दे रहा है। एक चीज़ और से शिक्षा नीति ने किया है, आप देखेंगे इस शिक्षा नीति ये कह रहा है कि पहले से जो एक अलग चलते हुए कह रहे हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज हो ये 5 साल का होगा। उसमें 3 साल जो है वो प्री स्कूल होगा, जो अभी आंगनवाड़ी में जो जैसे बच्चे जाते हैं। सो आपका 3 साल से उम्र से लेके ऑलरेडी 8 साल तक ये एक स्टेज बनेगा जहाँ पे बच्चे को, और ये हमेशा शिक्षा जगत में जो हम लोग काम करते हैं हमें लगा है सारे विश्व में आप देखेंगे तो जो प्री स्कूल है, जो आंगनवाड़ी में जो अभी जो पढ़ाई होती है, और जो स्कूल का शुरुआती जो कक्षा 1 और कक्षा 2, इसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि क्योंकि आप जब प्री स्कूल में आप न्यूट्रिशन की बात करते हो, आप मोटर डेवलपमेंट की बात करते हो, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो 3 साल से शुरू हो जाता है, और उसको ले जाके एक जगह पे आपको छोड़ना है जहाँ पे बच्चों को फाउंडेशनल जो साक्षरता और संख्या ज्ञान वो हासिल हो जाए। तो ये 5 साल का एक स्टेज शिक्षा नीति ने सजेस्ट किया है। और निपुण भारत उसकी दिशा में पहला कदम है, जहाँ पे सरकार ये कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा नीति जो अवधारणा दे रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। वो एक स्कीम बनाया है कि कैसे वो शिक्षा नीति का सोच एक्चुअल में ग्राउंड पे उतरेगा। सौरभ जी, जिस तरफ आप अभी हम सबका ध्यान खींच रहे थे कि 5वीं के बच्चे का स्टैंडर्ड दरअसल कक्षा 2वीं की पुस्तकें पढ़ना और उस तरह की संख्याओं के हिसाब किताब को दुरुस्त करने के लिए भी सक्षम नहीं है। ये रिपोर्ट्स हम लोगों ने भी पढ़ी हैं, तमाम अखबारों में आई थी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, विद्यालय वही हैं और एक तरह से तंत्र तो वही है, तो क्या केवल एक नीति आपकी शिक्षा को एक झटके में बदल पाएगी? एक शिक्षाविद होते हुए आपका क्या अनुभव है? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि एक नीति से चीज़ें शायद नहीं बदल जाएगा, लेकिन नीति एक सरकार की एक इंटेंट को दिखाता है, एक सरकार क्या चाहती है वो बतलाता है। और मेरे ख्याल से वो एक पहला कदम है। अगर सरकार को उस पर भरोसा है कि ये होना चाहिए। अगर शिक्षा नीति देखें या निपुण का डॉक्यूमेंट देखें आप, दोनों में एक चीज़ कही गई है कि जो आप भी कह रहे हैं कि एक सिर्फ क्लासरूम में स्कूल में जो चीज़ें हो रहा है उसी से बदलाव नहीं आएगा। आपको पूरा चीज़ों को एक होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। आपका जो पॉलिसी है वो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। अभी आप देखेंगे कि अगर हम कहते हैं कि फाउंडेशन अगर इतना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि उस स्टेज के लिए अलग से शिक्षक हो, उसको उस तरह से तैयार किया जाए कि आप बच्चों को एकदम फाउंडेशनल स्किल्स देने के लिए तैयार किया जाए। अभी वो सब है नहीं, वो सब आपको बनाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा भी स्थिति है जहाँ पे कई स्कूलों में आप दूर जगह पे जाएंगे कि वहाँ पे 5 कक्षा के लिए आपको शायद 2 ही टीचर मिलेगा, और वो 2 टीचर भी आप देखेंगे कि वो कक्षा 3, 4 उधर ही उनका ध्यान रहता है, उनको कक्षा 1, 2 में ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उनका सोच में ही नहीं है कि फाउंडेशनल स्किल्स इतना इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि आपका अगर 2 ही टीचर हैं, आप उसमें एक को तो लगातार आप रखिए कि जो कक्षा 1, 2 में काम करें, क्योंकि वो फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर आप पिछड़ गए तो आप आगे बढ़ भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह का पॉलिसी पे भी काम करना ज़रूरी है
टीचर शिक्षक को जो ट्रेनिंग होता है, जो आपका डीएड का बीएड का करिकुलम है, उसमें बदलाव की ज़रूरत होगा। बिल्कुल जरूर। जो मटेरियल बच्चों के पास जाता है, जो किताबें जाती हैं, जो टेक्स्ट बुक जाते हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। अभी कई मायने में हम देखते हैं, कई राज्यों में हम देखे हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इतना ऊंचा स्तर में है, जो बच्चे कोई कभी वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे स्पेशली। और जो चौथी बात है जो हम कह रहे हैं कि प्री स्कूल, कई बच्चे हमारे देश में अभी भी है जो स्कूल में ही से शुरुआत होता है पढ़ाई, कक्षा 1 में पहली बार वो स्कूल देखता है, जबकि हम जानते हैं कि उससे पहले काफ़ी बच्चों के साथ काम होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट के काफ़ी चीज़ों पे लेके काम होना चाहिए, बच्चों को स्कूल के लायक बनाने के लिए काम होना चाहिए, जो आंगनवाड़ी को करना चाहिए। हमेशा वो हो नहीं पाता है, कई बच्चे आंगनवाड़ी जा भी नहीं पाते, तो उस दिशा में भी काम हो। तो ये सारे चीज़ इकट्ठा होगा तभी जाके आपको बदलाव दिखेगा। तो एक पहलू पे अगर आप काम करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। सौरभ जी, ये सवाल जिस सवाल को लेकर मैं आपके पास आया था, ये मैंने दरअसल उत्तराखंड के ही परिप्रेक्ष्य में पूछा था आपसे कि नीति तो बहुत शानदार है और निपुण की जो एक फ्रेम मैं देख रहा था, इसीलिए मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा कि भाई हमारे यहाँ ये संकट हमारे यहाँ भी है उत्तराखंड में कि विद्यालय हैं लेकिन 1 या 2 शिक्षक से ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकारों की अपनी सीमाएं हैं और उसमें नई शिक्षा नीति को लागू करना एक चुनौती है। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया, जो आपकी बातचीत से निकल के आया कि हमारे पास एक पाठ्यक्रम है जिसको हम बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये उसकी बुनियाद तैयार करेगा। क्या उस पाठ्यक्रम से, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय और कई जगह आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी लगातार काम करते रहे हैं, क्या हमारे पास जो पाठ्यक्रम है खासकर प्राइमरी लेवल पर, वो पाठ्यक्रम इतना मनोरंजक, इतना आकर्षक है कि एक बच्चा उसमें रस ले, उसका शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो? आपका अनुभव? नहीं, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक ऐसा चीज़ है जो बच्चों को हम पाठ्यक्रम में से हम चाहते हैं कि वो स्किल्स को, वो कॉम्पिटेंसीज़ को हासिल करें, और इसलिए पाठ्यक्रम बच्चे की जो एक तो 2 चीज़ देखना चाहिए कि बच्चे अभी है कहाँ और कहाँ ले जाना चाहते हैं हम उसको। तो दोनों जगह पे हमें थोड़ा कमी है। एक तो बच्चे है कहाँ, वो बड़ा वैरिड है। कुछ बच्चे हैं जिनके घर पे थोड़ा माहौल है, वो कुछ सीख जाते हैं 3-4 साल में, आप देखेंगे कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत अक्षर वक्षर भी कह लेते, पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो एक बहुत वेरिएशन है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं एक बहुत सा वेरिएशन लेके स्कूल में आता है। तो एक तो हमारे पास हमारा पाठ्यक्रम में वो जगह ही नहीं है जहाँ पे आप बच्चों को एक जगह ले आओ सबको, क्योंकि आप देखेंगे इसमें एक अहम भूमिका है घर का भाषा को लेके, बहुत बड़ी बात। और ये नया शिक्षा नीति भी बोलता है, आप स्कूल में जाते हो आप हिंदी में पढ़ाई होता है, हो सकता है घर पे वो बच्चा कुछ और भाषा बोल रहा है, कोई ट्राइबल लैंग्वेज हो सकता है, कोई और हो सकता है कि वो बच्चा और उसका जो परिवार है वो कहीं हो सकता है कि साउथ से आए हों या बंगाल से आए हों, उसका भाषा बिल्कुल अलग है। अब वो जब स्कूल में आता है उसके लिए तो पूरा नया है, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाता वो स्कूल में हो क्या है। तो हमारा सिस्टम अभी उतना एडवांस नहीं है कि उस बात को समझे, और हमारे टीचर्स में भी वो काबिलियत हमें बनाना पड़ेगा कि आपको अगर एक बच्चा एक भाषा, घर पे उनका भाषा अलग है। अभी कई जगह आप देखेंगे कई शिक्षक में वो अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चों का भाषा भी एक रिसोर्स हो सकता है। अगर बच्चे कोई भाषा में बात कर रहे हैं, आप एज ए टीचर आपका काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहन देना, ना कि आप कहना है कि आपका भाषा अलग है, आपका भाषा ठीक नहीं है, आप इस भाषा में बात करो। तो वहाँ पे जो एक एक व्यवधान आप बना देते हैं, वो बहुत आगे चल के वो बढ़ जाता है। तो शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है कि ये व्यवधान आप कम करने की कोशिश करें। तो
तो अभी का पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें, ये सारे मैं कहूँगा गैप्स हैं जो इस तरह चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाते जी। तो और इसमें जो आप एक दूसरी बात कहें कि मनोरंजन, आप उस छोटे बच्चे के लिए जब बात करते हैं तो उनके लिए क्या है, उनको चाहते हैं वो खेल खेल में सीखें, वो चाहते हैं कि ऐसा किताबें हों जो मनोरंजक हो, जिसमें बहुत सारे रंग भरा हो, बहुत सारे आकर्षक हो। अब देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें शायद वो नहीं मिलता हमेशा, और हमारा देश में प्रॉब्लम ये है कि पैसा का कमी हमेशा रहा है शिक्षा क्षेत्र में। तो हम जानते हैं जैसे कि एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बच्चों को पढ़ाई में जी। अगर एक स्कूल में एक अच्छा पुस्तकालय हो, और कई प्राइवेट स्कूल में दिखता है कि उसमें बच्चे एक बहुत अच्छा रुचि लेते हैं, उस पढ़ाई में एक अच्छा जान आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूल में या तो पैसा नहीं होता है, या तो साथ मतलब सोच भी नहीं होता कि एक पुस्तकालय बनाए और बच्चों को उस अलग अलग किताबों के लिए बारे में बताए। तो इस तरह के गैप अभी दिखता है। जी सौरभ जी, आपकी इस बातचीत में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पक्ष आया है वो आया है भाषा का। जी। और नई शिक्षा नीति में भी हम लोग देख रहे थे कि स्थानीय भाषा पर बड़ा फोकस किया गया है, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन के मामले में। जी। उत्तराखंड की बात मैं आपसे कहूँ तो हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी 3 जो प्रमुख हमारी भाषाएं हैं जी। इन भाषाओं को 2006 में ही यूनेस्को ने डेंजर जोन में घोषित कर दिया था अपनी एटलस में। तो ये हम सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय भी था। तो अब लेकिन इसमें एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल और बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल जो है, और जो विशेष मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जिसका जवाब, कि एक बच्चे को आप गढ़वाली में शिक्षा देंगे, वहीं पर एक बच्चा एक ठीक ठाक निजी स्कूल में अंग्रेजी में शिक्षा ले रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ एक ये जो अंग्रेजी वर्सेस अदर लैंग्वेज वाला जो गैप है ये और चौड़ा हो जाएगा? होना नहीं चाहिए। सारे शोध जो विश्व भर में है वो उसका तरफ अगर हम देखें तो ये शोध ये कहता है कि अगर एक भाषा को आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आपको दूसरा भाषा सीखने में उतना ही आसान होता है। ओके। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। दिल्ली में एक मशहूर स्कूल है, सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो है, उसमें बहुत बड़े बड़े तमाम ऑफिसर वहीं से निकले हैं, और वो एक मतलब दिल्ली में एक जाने माने स्कूल है, लेकिन वहाँ पे 5वीं तक सिर्फ हिंदी में पढ़ाई होता है। क्या बात है। और 5वीं के बाद बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना सिखाता है, और 10वीं तक बच्चे वो वहाँ से निकले हुए बच्चे उतना ही अंग्रेजी बोल पाता है और सीख पाता है जहाँ कि एक प्राइवेट एलिट स्कूल की बच्चे सीखते हैं। तो ये हमेशा, और आप सही कह रहे हैं कि ये जो मसला जो है ये हमेशा एकेडमिक नहीं रहता है, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी होता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि ट्राइबल, जहाँ पे ट्राइबल लोग हैं जिसका भाषा ऑलरेडी काफ़ी दिन से दबे हुए हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि हमें शायद अंग्रेजी नहीं सिखाने का ये तरीका है, हमें फिर ये बोला जाता है कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है। तो ये एक कम्युनिकेशन की बात है, ये एक सोच बनाना पड़ेगा शिक्षा के साथ। शिक्षक लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर मातृभाषा में कोई सीखता है उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भाषा वो सीख नहीं पाएंगे, बल्कि वो बाकी भाषा वो बेहतर सीख पाएंगे। बहुत बड़ी अगर आप मातृभाषा से शुरू करते हैं। बहुत बड़ी बात। और ये हमेशा मतलब टैगोर से लेके किसी भी मनीषी ने ये कहा है कि भाषा की शिक्षा हमेशा मातृभाषा से शुरू होना चाहिए। लेकिन हाँ, शिक्षक को ये भी जानना ज़रूरी है कि आप मातृभाषा से एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसको आप कैसे फिर हिंदी में ले जाएंगे, कैसे उसको फिर इंग्लिश में ले जाएंगे। एक तरीका, एक साइंटिफिक तरीका होता है इस चीज़ का, और ये तरीका से भी शिक्षक को आना चाहिए फिर ऐसे। जी। ये भाषा के सवाल को मैं इसलिए आपके पास ले गया कि जब से नई शिक्षा नीति आई है इस पर लगातार तमाम मंचों में हम बहस देखते रहे हैं। सौरभ जी, एक बड़ा व्यावहारिक सा सवाल जो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि कई बार कहा जाता है कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, एक अनिच्छा के साथ स्कूल जाते हैं, और कई बार हमसे ये भी कहा जाता है कि अगर पाठ्यक्रम को
कहानी के ज़रिए, कविता के ज़रिए, नाटक के ज़रिए, चाहे वो गणित और विज्ञान ही क्यों न हो, अगर आप प्रस्तुत करते हैं कक्षा में, तो बच्चा उसमें रुचि लेता है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर आपका क्या अनुभव है, खासकर जब हम भारतीय परिधि की बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही माने हुए चीज़ है कि अगर बच्चों को आप खेल खेल में सिखाएंगे, आप उनको उनका सीखने का तरीका अगर इंटरेस्टिंग करेंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। आप उनको अगर किताबें ऐसे दें जो कि ऐसा नहीं है सिर्फ रटना है, बट उसमें कहानी हो, कहानी के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं, तो जाहिर है कि वो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। लेकिन ये जो सीखने सिखाने का प्रक्रिया है, इसमें कई ऐसा चीज़ें हैं जो करना चाहिए, करने का ज़रूरत है, जो हम कर नहीं पाते। एक मैं इसमें उदाहरण मैं दूँ, हमेशा ये चीज़ लगता है, स्पेशली जो जहाँ पे दूर दराज के गांव में लोग होते हैं, जहाँ पे कई बार जो बच्चे पहली बार स्कूल में हैं, जिनके माँ बाप शिक्षित नहीं हैं, उनको कई बार ये लगता है कि भाई हम क्या जाने क्या बच्चे में क्या सीखना सिखाना क्या होता है, हम तो मदद कर नहीं सकते बच्चों को, जो कि गलत है। क्योंकि अगर देखेंगे आप, भाषा शिक्षा का बुनियाद शुरू होता है सुनने और बोलने से जी। किसी भी बच्चा जब बड़ा होता है, अगर पहले का ज़माने देखेंगे, हमारा दादा नानी उनके साथ कितना कहानी बोलते थे, लगातार बातचीत होता था। किसी भी बच्चे जब बड़ा होने का, जैसे ही पैदा होने के बाद से ही उससे, मतलब चाहे एक बच्चा जब पैदा होता है वो उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ बहुत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक बोलने सुनने का जो एक आदत बच्चों में बने, और वही आदत फिर आगे जाकर आपको पढ़ाई लिखाई में मदद करता है। अब किसी हद में ये भी हो गया कि वो पेरेंटिंग में भी गैप आ गया, क्योंकि आपका गांव का जो पेरेंट्स हैं वो कहीं खेतों में बिजी है, घर पे कोई है नहीं जो कहानी सुनाए बच्चे को, बातचीत करे खूब, तो वहाँ पे भी एक गैप है। तो बच्चे जब स्कूल में आता है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो जो तैयारी है वो ही नहीं है, मतलब वो बच्चे ने कहानी सुनी नहीं होगी, वो कहानी बोले नहीं होंगे, बातचीत कम करते हैं, तो वो सारे चीज़ पढ़ाई में इफेक्ट करता है। फिर उसके पास आप ऐसा एक पाठ्यक्रम लाद देते हैं जो कि बिल्कुल मनोरंजक नहीं है, आप उसको इस भाषा में बात करते हैं जो भाषा वो समझ नहीं आता है, तो बच्चे करेगा क्या? मतलब वो तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है इस सिस्टम के लिए। तो समहाउ उसी की वजह से अब ऐसा स्थिति बन गया कि बच्चों को जो पढ़ने लिखने का क्षमता है, जिस हिसाब से हम देखना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पा रहे। सौरभ जी, आपसे बातचीत करके ऐसा लगा कि कुछ बड़े व्यावहारिक से सवाल हैं और बड़े कहना चाहिए कॉमन सी समस्याएं हैं जी। जो हमारे शिक्षा जगत में लगातार, खासकर जब हम प्राथमिक शिक्षा की, जिसको आप शिक्षा की बुनियाद कह रहे हैं, उसमें सर्वव्याप्त हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति, एक ड्राफ्ट जो हमको पढ़ने को मिलता है, वो तो बड़ा आकर्षक है, और अगर उस पर ठीक ठाक ढंग से उसका क्रियान्वयन होता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो जिन समस्याओं की तरफ आप ध्यान खींच रहे हैं, उनका निदान इसमें निकलेगा। बहरहाल सौरभ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे बातचीत हुई, शिक्षा जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण मसले पर बहुत सारी नई चीज़ें निकली। मन तो ये था कि लगातार हम बातचीत करते रहते, क्योंकि बहुत कुछ आपसे जानना बाकी है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। ये था हमारा आज का एक मुलाकात कार्यक्रम। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।